हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इज़ इट टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, इस पे डिस्कशन किया जाएगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। पीआर सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और किस लेवल पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोनों का रैशनले के बारे में भी चर्चा की जाएगी। मीन्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इनफैक्ट प्री में भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द नीट मेस। रिसेंटली नीट के जो यूजी के पेपर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ के एलिगेशंस लगाए गए हैं बच्चों के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी प्रोटेस्ट कर रही है। उसमें सरकार का क्या रुख है, सरकार ने क्या कदम उठाए और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट पर बात की जाएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई हो, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इट इज़ टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। 293 सीट्स मिली हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, जो अपोजिशन ब्लॉक था, उसे 234 सीट्स मिली है। एनडीए को 293 सीट्स मिली और वोट शेयर कितना था उनका, 43.3%। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर 41.6% था। बाकी रीजनल पार्टीज़ को लगभग 15% वोट मिले हैं और टोटल सीट्स उन्हें कितनी मिली है, 16 सीट्स मिली है। तो क्या हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ स्विच करने की ज़रूरत है, इसके बारे में आर्टिकल में बात की जाएगी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद किस तरीके से डिसाइड किया गया कि इंडिया के इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे, कौन सा सिस्टम उसमें यूज़ किया जाएगा। इंडिया ने डिसाइड किया कि डेमोक्रेसी रहेगी, बिल्कुल। इंडिया ने ये भी डिसाइड किया कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रहेगा। महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया गया और पुरुषों को भी वोट करने का। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वोट करने में, महिलाओं के बीच में या फिर पुरुषों में। तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट किया था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या का किस तरीके से वोटिंग होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शंस तो होने ही थे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अडल्ट फ्रेंचाइज करना बहुत गलत डिसीज़न था। इसके पहले अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो फिर ये बहुत ख़राब और गलत डिसीज़न हो सकता था और ब्रिटिशर्स और अलग अलग कमेंटेटर ने इसके अगेंस्ट में बात की। अब इंडिया के साथ इशू ये था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और दूसरा बहुत बड़ी जनसंख्या इलिटरेट थी। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि बहुत सिंपल और फीजिबल, फ्लेक्सिबल हो। इंडिया की कैपेसिटी भी नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल पर इलेक्शन करा सके। तो हमने चूज़ किया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और अभी जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या है ये सिस्टम, इसे देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम द कैंडिडेट हु पोल्स मोर देन एनी अदर इन कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। क्या कह रहा है, लेट्स से वाराणसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। वाराणसी में 3 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर तीनों कैंडिडेट्स को वोटिंग पड़ रही है। एक कैंडिडेट को अगर बी से और सी से एक वोट भी ज़्यादा मिल जाता है तो ए विनर होगा। बी को बाकी 2 से एक वोट भी ज़्यादा मिलेगा तो
बी विनर होगा, और अगर सी को एक वोट से भी ज़्यादा, इन दोनों के कंपैरिजन में एक वोट भी एक्स्ट्रा गिरता है तो सी विनर कहलाएगा। इसका मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स नहीं लाने होते हैं। इसमें कितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, जितने चाहें उतने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। पार्टीज़ अलग अलग पार्टी खड़े कर सकती है, इंडिपेंडेंट खुद खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है बस इतना सिंपल है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो जीत रहा है, उसे बाकी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक वोट अधिक चाहिए होगा। इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ये जो इस तरह का जो सिस्टम है वो बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में क्या किया गया है? फॉलो किया गया है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में यही है, यूके में भी यही है, कनाडा में भी यही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज होता है इसका वो है कि ये बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा फिजिबल है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उस समय इलिटरेसी भी बहुत अधिक थी। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? ये आपको ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? जो बीजेपी है, अगर हम या फिर एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो केवल 43% वोट शेयर है, 50% से अधिक वोट शेयर भी नहीं मिला है इन्हें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सीट में इसे कन्वर्ट करते हैं तो इन्हें जो सीट मिली है वो 293 मिली है, और इनकी जो सरकार है एक स्टेबल गवर्नमेंट बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। यहाँ पर 50% वोट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसके बाद भी आप जो है जो सीट है उसमें बहुमत पा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के साथ? कई बार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं या तो उसमें पार्टीज़ का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखिए केवल 2% का डिफरेंस है एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में, बहुत कम है अंतर है। लेकिन सीट्स में अगर आप डिफरेंस देखें तो 50 से 60% के पास आसपास सीट में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है आपको इश्यूज आते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अंडर रिप्रेजेंट होती है। साथ ही में एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो आपके अदर्स और इंडिपेंडेंट्स हैं उन्हें भी 15% वोट मिले हैं, लेकिन उन्हें केवल 16 सीटें मिली हैं, और यही इन्हीं के अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। रीजनल पार्टीज़ के अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। अगर हम अभी जो करंट इलेक्शन हुए हैं उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगाते तो क्या सिनेरियो हो सकता था? एनडीए को 43% वोट है, 293 सीट्स हैं, और अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो 243 सीट्स होती इनकी। इंडिया ब्लॉक की 234 आई हैं, 225 होती। इसका मतलब एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों की सीट्स कम होती, और अदर इंडिपेंडेंट्स की सीट 16 आई हैं, 75 हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है रीजनल पार्टी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। पर फिर प्रॉब्लम क्या होती? सरकार बनाने में प्रॉब्लम होती। ये इंडिपेंडेंट और रीजनल पार्टी किसको समर्थन करेगी? कभी भी समर्थन खींच लेगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको नहीं मिल पाती। ये एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का जो है बेनिफिट है कि स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है, और प्रोपोर्शनल सिस्टम में यही बेनिफिट है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोपोर्शनल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। प्रोपोर्शनल सिस्टम में यह इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसमें कैंडिडेट को वोट दिया जाता है कि कैंडिडेट कैसा है। कैंडिडेट अच्छा है तो हो सकता है कि कांग्रेस को कैंडिडेट को मिले, और अगर कैंडिडेट ख़राब है तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट या फिर इंडिपेंडेंट को भी दिया जा सकता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टीज़ पर वोट गिरते हैं। जितना परसेंटेज आपको किसी भी पार्टी को वोट मिलेगा
उतना जो है उसका परसेंटेज ऑफ सीट शेयरिंग होगी। ये मैंने अभी आपको टेबल में दिखा दिया है। जनरली जो पीआर सिस्टम यूज़ किया जाता है वो पीआर लिस्ट सिस्टम, पार्टी लिस्ट पीआर सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टीज़ होती है वो अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेती है और कैंडिडेट्स के नाम प्रायोरिटाइज कर लेती है। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, तो वो 10 सीटें भरेंगे कौन? ये जो शुरू के टॉप 10 कैंडिडेट उन्होंने लिस्ट में मार्क किए हुए हैं, यही 10 लोग लोकसभा जाएंगे। अगर 20 हैं तो शुरू के टॉप 20 जो उन्होंने लिस्ट तैयार करी है उससे लोग चुनकर उससे लोग जाएंगे। यहाँ पर हम वोट किसको दे रहे हैं? पार्टी को दे रहे हैं। पार्टी फिर डिसाइड करेगी कि कौन से लोग लोकसभा में पहुँचेंगे, जितनी वो सीटें जीते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है उसमें मिनिमम ये माना गया है कि कम से कम 3 से 5% वोट शेयर होना चाहिए पार्टी का, तभी उसे सीट्स दी जाएगी। अगर 5% वोट शेयर नहीं है तो एकदम छोटी छोटी पार्टी को या फिर एकदम इंडिपेंडेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता है। चीज़ें क्लियर है क्या आपको? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल सिस्टम हो जाएगा। अगर हम स्टेट में अप्लाई करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगभग क्लीन स्वीप था बीजेपी का। टोटल उन्होंने 66 सीट्स जीती और इंडिया जो है यहाँ पर बिल्कुल 2 या 3 सीटों में सिमट कर रह गया। लेकिन एनडीए का जो वोट शेयर था वो 62% था गुजरात में, एमपी में 60 और छत्तीसगढ़ में 53%। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगाते तो इंडिया ब्लॉक को कम से कम 23 सीट्स मिलती, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का अगर गुजरात में देखें तो कितना लगभग परसेंट है? 38%। तो 38% के हिसाब से इंडिया ब्लॉक को गुजरात में भी कुछ ना कुछ सीट्स मिलती। इसी तरीके से अगर बीजेडी की बात करें, उड़ीसा में उनको लगभग 42% वोट शेयर मिले, लेकिन सिर्फ 1 सीट मिली। कितनी मिल सकती थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में? 9 सीट्स मिल सकती थी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक और बहुत बड़ा इशू है। इसमें क्या होता है कि आप कैंडिडेट खड़े करते जाइए ABCD। अब कई बार ऐसा होता है कि जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो गए, बीजेपी का एक, कांग्रेस का एक। अब जो बाकी कैंडिडेट हैं वो बीजेपी कांग्रेस खुद खड़े करवाती है ताकि एक दूसरे के वोट काटे जा सके, और इसी में कम्युनल टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स से कि मुस्लिम वोट ज़्यादातर कांग्रेस को जाता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए जो कि मुस्लिम हो और वो अपील करे उसी के नाम पे कि मुझे जो है ना, अपील नहीं कर सकते पर स्टिल अगर सेम कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो किसके वोट का नुकसान होगा? कांग्रेस के। तो इस तरीके से जो इलेक्शन है उसे मैनिपुलेट किया यहाँ पर जा सकता है। अच्छा, पीआर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म तो मैंने आपको बता दिया कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, हमेशा कोलिशन बनेगी। एक चीज़, स्टेबल गवर्नमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम पार्टीज़ के बेसिस पे लेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ जो है रीजनल लेवल पर जन्म ले लेगी और कास्ट के आधार पर ये पार्टीज़ ले लेगी और रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ये पार्टीज़ जो है आ जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है आपको कम्युनल टेंशन देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो रही है। रीजनल पार्टीज़ जो है कास्ट के बेसिस पे बन रही है, रिलीजन के बेसिस पे बन रही है, लैंग्वेज के बेसिस पे बन रही है। साउथ में जाएंगे लैंग्वेज वाला, आप यूपी बिहार में देखें कास्ट वाला, रिलीजन के नाम पे तो आप जानते ही हैं कि पंजाब में अकाली तख्त। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज़ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर भी आ रही है। तो सेकंड क्रिटिसिज्म उतना जो है सही नहीं है, लेकिन पहला क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको स्टेबल नहीं मिलेगी। तो अब क्या किया जाए, है ना, क्या अल्टरनेटिव क्या हो सकता है इसका? तो इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन बी कंसिडर। हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्या हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा?
545 आप जो है कैसे ले लो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ले लो, और 250 जो है आप पीआर से ले लो। इसमें हर पार्टी को क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इंश्योर हो पाएगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। तो कुछ तो आप जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुन के ले लो, और उसके बाद कुछ जो है आप पीआर या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिस्ट सिस्टम से ले सकते हैं। तो ये जो मॉडल है इसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रैक्टिसेस है ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वहाँ पर पार्टी लिस्ट पीआर सिस्टम है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और बेल्जियम, स्पेन में भी पार्टी लिस्ट पीआर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम है। 598 टोटल सीट्स हैं उनकी, और 50% सीट्स जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से फिल की जाती है, और 50% सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से फिल की जाती है। मिनिमम हर पार्टी को 5% वोट मिलना चाहिए, तभी उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ये जो जर्मनी वाला सिस्टम है वैसा ना सही, इंडिया जो है 50% ना सही, 25% के अराउंड तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों को लोकसभा में भेज सकता है। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। The Law Commission, in its 170th report, Reform of the Electoral Laws 1999, had recommended the introduction of mixed member proportional representation (MMPR) system on a experimental basis. It had suggested that 25% of seats may be filled through PR system by increasing the strength of Lok Sabha. तो 170th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने हाइब्रिड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन दी थी। 1999 में ही ये रिकमेंडेशन दी गई थी। हालांकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसे इम्प्लीमेंट करने कहा गया था कि लोकसभा की जो सीट्स है उसे इंक्रीज़ करिए, और जो सीट्स इंक्रीज़ हो रही है उसमें 25% जो सीट है हम पीआर सिस्टम के थ्रू बढ़ सकते हैं। इसमें जो लॉ कमीशन है उन्होंने कहा था कि जो एंटायर नेशन है उसे 1 यूनिट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका मतलब जो पार्टी है अलग अलग स्टेट में, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, अगर ऐसे टोटल वोट शेयर हम देखें तो उसके 7-8-9% वोट शेयर है, तो उसे 9% अलग अलग स्टेट का क्यूमुलेटिव ऐड करने के बाद 9% के हिसाब से उसको सीट्स मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये चाहते हैं कि स्टेट के लेवल पर ही सीट्स जो है पीआर सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये फेडरल प्रिंसिपल के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बस यहीं तक था कि ये रिकमेंडेशन दी गई है, और यही बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल है। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट पास द पोस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और पीआर क्यों किया जाना चाहिए, क्या मिक्स सिस्टम हम लेकर आ सकते हैं, और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया में। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है अ नीट मैस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्री के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेंस के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली यूजी के मेडिकल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए हैं, ऐसे बच्चों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई है उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ भी हुई हैं, जिसे भी बच्चों ने जो है पॉइंट आउट किया है। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे, और क्या चार्जेस, एलिगेशंस लगाए गए हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। नीट की अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इसके थ्रू हमें डॉक्टर्स मिलते हैं। यूजी और पीजी की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। 12th के बाद जो बच्चों ने बायो स्ट्रीम लिया है वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और एग्ज़ाम जो पास करते हैं उन्हें MBBS की डिग्री मिलती है। उन्हें काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलते हैं, फिर MBBS की डिग्री मिलती है। उसके बाद वो फिर पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर पीजी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं
हमारे यहाँ वो नीट एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको पास करके उन्हें एडमिशन मिलता है और उसके बाद उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर्स इंडिया को मिलते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम हो गए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, हज़ारों और लाखों रुपए खर्चा किया जाता है बड़ी बड़ी कोचिंग में। एलएन में देख लीजिए, कोटा में कई कोचिंग्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर इस तरह की रेगुलरिटीज़ देखने को मिले तो ये बच्चों के साथ एक तरीके से बोलना चाहिए कि बिट्रेयल है। क्योंकि रात भर दिन भर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक हो जाना, किसी और को जो है उसकी जगह मिल जाना, उसकी सीट मिल जाना, कहीं ना कहीं ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है। इसके कारण कई बच्चे सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं फेल होने के कारण। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया के फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया के बच्चे जो फ्यूचर हैं उनके लिए ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद से बात करें तो जो सरकारें रही हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं रही हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको पारदर्शिता से कराने में। अलग अलग गवर्नमेंट आई, अलग अलग रिजीम आई, इवन स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, कहीं पर ना पेपर टाइम पे होते हैं, कोई कंपटीशन चाहे जॉब के हों चाहे फिर कॉलेज में एडमिशन के, कभी ये कॉम्पिटिटिव पेपर टाइम पे नहीं होते। उसके बाद इनमें इरेगुलरिटीज़ आती हैं, पेपर लीक की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है। स्टेट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, है ना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी एग्ज़ाम्स भी उसमें भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, रिज़ल्ट समय पे नहीं आता, लोगों को जॉइनिंग नहीं मिलती और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उनका भी गुस्सा इस इलेक्शन में देखने को मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इनकी एग्ज़ाम्स हैं, जो सरकार के द्वारा यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स कराई जा रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनेगा इलेक्शन में और जो गवर्नमेंट्स होंगी इन सारी चीज़ों को सीरियस लेना शुरू कर देंगी। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इन द लेटेस्ट राउंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच कंडक्ट नीट हैज़ बीन फोर्स्ड टू अपॉइंट अ 4-member कमिटी टू गो इनटू द चार्जेस एंड एलिगेशन मेड अबाउट द कंडक्ट and the conduct of the eligibility and the entrance test for medicine for 2024. Recently जो एनटीए है उन्होंने 4-member कमेटी बनाई है और उन्होंने कहा है कि आप जो है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं 2024 के एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होने से रिलेटेड या इरेगुलरिटी से रिलेटेड, आप इसकी जांच करेंगे। लगभग 1500 स्टूडेंट ऐसे हैं 6 सेंटर में जहां उन्होंने कंप्लेंट की कि उन्हें पूरा फुल टाइम नहीं दिया गया, पेपर उससे पहले ही ले लिया गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनको रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि ओएमआर शीट बहुत ख़राब थी, फटी हुई ओएमआर शीट दी गई और कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस और डिले होने के कारण उनके पेपर ख़राब हुए। ये लोग हाई कोर्ट में गए और फिर वहाँ पर कोर्ट ने इन्हें अलाउ किया कि इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क के साथ जब रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे लोगों को 720 में से 718 और 719 नंबर मिले। ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये नंबर आना पॉसिबल नहीं हो सकते। तो फिर सरकार ने कहा कि ये जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसके कारण ये 718 719 नंबर आए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां बहुत सारे बच्चों को पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं, 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग कराई गई है इस सेंटर में और ये भी कहा गया है कि पहले से ही ये जो पेपर था वो लीक हो चुका था, व्हाट्सएप पे आ चुका था। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं जो रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ गया था। ठीक, सरकार ने कहा है कि पेपर जो है आसान था इसलिए बहुत सारे लोगों को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। लेकिन चूंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी जो है इसके अगेंस्ट में धरना वगैरह शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और सरकार से डिमांड की थी कि दोबारा से कंडक्ट किया जाए और जो रिस्पॉन्सिबल है उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और उन्हें पनिश किया जाए। तो मामला थोड़ा बिगड़ रहा था, इसलिए सरकार ने बोला चलो ठीक है, हम 4-member कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी देखेगी।
अगर एनालिस्ट की बात की जाए तो बहुत सारे पंडित और एनालिस्ट का ये मानना है कि इतनी बड़ी स्केल में जो एग्ज़ाम होती है, कितने लोग बैठते हैं, लगभग 23 लाख कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतनी बड़ी स्केल में एग्ज़ाम कोई भी कंडक्ट कराए तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर ना आए। थोड़े बहुत एरर्स तो होंगे, थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ तो होगी, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स का, एनालिस्ट का मानना है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही एरर होते हैं। हमेशा एग्ज़ाम लीक हो जाना, पहले एटलीस्ट मेडिसिन से रिलेटेड एग्ज़ाम कभी लीक नहीं होते थे। जेई का पेपर कभी लीक नहीं हुआ करता था, है ना। हमारे टाइम पे तो ये हमने कभी नहीं सुना कि आपके जो यूजी और पीजी के पेपर हैं वो लीक हो रहे हो। स्टेट के पेपर समझ में आता है कि लीक हुए, व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, इस तरह के कई घोटाले हुए। लेकिन उसके बाद सिस्टम चेंज किया गया सरकार के द्वारा और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कराने की कोशिश की गई, लेकिन स्टिल अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर सरकार जो है चाहती है, सीरियस है बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने इंडिया के भविष्य को लेकर के, तो यहाँ सरकार को सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एनटीए को स्टेट के असिस्टेंस के साथ इंश्योर करना चाहिए कि टेक्निकल ग्लिचेस ना हो अगले बार से। चीटिंग स्कैम्स को रोकने की ज़रूरत है। प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ क्वेश्चन पेपर ना हो, पेपर लीक होना नहीं चाहिए। और प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कोई ना कर रहा हो, ऐसा ना हो कि एक पर्सन का एडमिट कार्ड है और कोई उस एग्ज़ाम को दे रहा है। इन सारी चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर गाइडलाइंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर करा सकता है तो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी करवा सकते हैं। यूपीएससी भी 5 से 7 लाख लोगों का एग्ज़ाम करा रहा है। अगर वो ट्रांसपेरेंसी और विदाउट पेपर लीक्स के करे हुए करवा सकता है तो बाकी भी करवा सकते हैं। तो जो यूपीएससी चीज़ें फॉलो कर रहा है, बाकी स्टेट के जो कमीशंस हैं प्लस जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारा क्या है, आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।